जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग DPI द्वारा जारी की गई नई पृष्ठ बैंक 2022-23 के दीर्घोत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों को समझाइए। केंद्रीय बैंक यानी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य हैं या केंद्रीय बैंक के कार्य हैं, आपको यही लिखना है। पहला केंद्रीय बैंक का कार्य है नोट निर्गमन करना। 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित किए जाते हैं और ये न्यूनतम कोष पद्धति के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। यानी न्यूनतम कोष सरकार रखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितनी भी मात्रा में नोटों का निर्गमन कर सकती है। साख का नियमन। साख का नियमन, साख यानी ऋण का नियमन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। अब ऋण के नियमन के लिए रिजर्व बैंक बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोषानुपात, तरल कोषों में परिवर्तन, चयनात्मक साख नियंत्रण आदि उपाय अपना सकती है। लघुत्तरी क्वेश्चन में एक एक का अर्थ आप समझ चुके हैं, इसलिए इसको आप वहाँ से, यदि आपने नहीं समझा हो तो पार्ट 1 से इन सभी का अर्थ समझ सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि साख का नियमन यानी बाजार में कितनी ऋण दिया जाएगा, अधिक दिया जाएगा या कम दिया जाएगा, यह केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकारी बैंकर। सरकारी बैंकर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सभी कार्य करता है। यदि आपको सरकार को कोई पैसा देना है तो वो रिजर्व बैंक के माध्यम से जमा होगा और सरकार यदि आपको कोई भुगतान करेगी तो वो रिजर्व बैंक के माध्यम से करेगी। सरकार के लिए ऋण की व्यवस्था भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है यानी सभी बैंकों के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। इसकी अनुमति के बिना कोई भी बैंक स्थापित नहीं हो सकता। पुरानी बैंक यदि अपनी नई शाखाएं खोलना चाहती है तो उसे रिजर्व बैंक से ही अनुमति लेना होती है। 4 नंबर के आपको 4 ही पॉइंट लिखना है। रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य। वर्जित यानी कौन से कार्य हैं जो रिजर्व बैंक नहीं कर सकता। पहला, वह जमा राशियों पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देता। दूसरा, वह अपने कार्यालय को छोड़कर, उसके कार्यालय में कोई ना कोई अचल संपत्ति तो होगी, फर्नीचर आदि, उनको छोड़कर कोई भी ना तो अचल संपत्ति रख सकता है और ना ही उनकी जमानत के आधार पर ऋण दे सकता है। तीसरा, यह बैंक कंपनी के अंश नहीं खरीद सकता, मतलब ना तो किसी कंपनी के अंश खरीद सकता, ना ही अंशों की आड़ में ऋण दे सकता है। चौथा, यह बिना जमानत के ऋण भी नहीं देता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 कार्य हम लिखें। पहला, यह जमा राशियों पर ब्याज नहीं देता और दूसरा, यह जमानत के बिना ऋण नहीं देता। तीसरा, यह कार्यालय को छोड़कर किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति ना तो रखता है, ना ही उनकी आड़ पर ऋण देता है, ना ही किसी कंपनी के अंशों को खरीदता है और ना ही अंशों के आधार पर ऋण प्रदान करता है। यह इसके 4 कार्य होंगे। रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। रिजर्व बैंक हमारे देश का सर्वोच्च बैंक है और सभी बैंकें इसके अधीन आती हैं जिन पर यह नियंत्रण रखता है, जबकि व्यापारिक बैंकें जो हैं रिजर्व बैंक के आदेशों का पालन करती हैं, उसके अधीन आती हैं। यानी हमने ये देखा कि रिजर्व बैंक सर्वोच्च बैंक है और व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के अधीन आने वाली बैंक है जो इसके आदेश का पालन करती हैं। उद्देश्य, रिजर्व बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर क्या होता है, जनहित करना होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। स्वामित्व, रिजर्व बैंक की स्वामी कौन है, सरकार, जबकि व्यापारिक बैंकें सरकारी भी हो सकती हैं और गैर सरकारी भी हो सकती हैं। प्रतियोगिता, रिजर्व बैंक जो है किसी से प्रतियोगिता नहीं करती, जबकि व्यापारिक बैंकें अन्य बैंकों से प्रतियोगिता करती हैं। भारत में बैंकों का क्या महत्व है? तो भारत में बैंकों का पहला महत्व है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण यानी आपके पास 100 रुपये आए हैं
आपने 50 रुपये खर्च करे और 50 रुपये जो बचे वो आप जाके बैंक में जमा करे, बैंक ने वो पैसे किसी उद्योग को उधार दे दिए, तो वो पैसे जो आपकी बचत थी अब वो किस में परिणत हो गई? पूंजी निर्माण में। तो जो व्यापारिक बैंकें होती हैं या सभी बैंकें होती हैं वो क्या करती हैं? बचत को पूंजी में परिवर्तित कर देती हैं, बचत को उधार ऋण के रूप में देकर उसको पूंजी के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। व्यावसायिक बैंकें, व्यवसाय की सेवा, व्यवसाय को कई प्रकार की सेवाएं व्यापारिक बैंकें प्रदान करती हैं, जैसे यदि उनको वित्त यानी ऋण की आवश्यकता हो, पैसे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना हो, चेक और बिल का भुगतान करना हो, पूंजी जुटाना हो, तो ये सभी काम वो बैंक के माध्यम से कर पाते हैं। मुद्रा के उपयोग को कम करना, बैंक के कारण अब चेक चलने लगा है, क्रेडिट कार्ड चलने लगे हैं, तो मुद्रा अब उसका उपयोग कम होने लगा है और अन्य माध्यम, डिजिटल जो माध्यम है उनका प्रयोग अधिक होने लगा है। बचत को गति प्रदान करना, बचत पहले जब बैंक नहीं थी तो लोग अपने ही पास रखते थे, अब क्या करती है बैंक जो है बचत से ही ऋण प्रदान करती है। इस प्रकार बचत आपने की और उसका कई लोग प्रयोग करके व्यापार कर पाते हैं। इस प्रकार बचत को गति प्रदान बैंक के माध्यम से प्रदान की जाती है। मुद्रा के आर्थिक दोष, पहला है व्यापार चक्र। व्यापार चक्र क्या होता है? आपने अनुभव किया होगा कि टमाटर के रेट पहले बढ़ते हैं, फिर घटते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर घटते हैं, यह क्रम जारी रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? व्यापार चक्र। ये तो एक टमाटर कहा, हर वस्तु की कीमत पहले बढ़ती है और फिर घटती है। जब कीमत बढ़ती है तो उसे हम तेज़ी कहते हैं, जब घटती है तो उसे हम मंदी कहते हैं। तो यह तेज़ी और मंदी क्यों आती है? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है तो तेज़ी आ जाती है, मुद्रा की मात्रा कम होती है तो मंदी आ जाती है। यानी व्यापार चक्र क्यों आया? मुद्रा के कारण आया। व्यापार चक्र यानी तेज़ी और मंदी। तेज़ी और मंदी क्यों आती है? मुद्रा के कारण। अति पूंजीकरण और अति उत्पादन, यदि जो मुद्रा चलती है इसलिए कुछ लोगों के पास पूंजी अधिक होती है और कुछ अधिकांश लोगों के पास पूंजी कम होती है। जिनके पास अधिक पूंजी होती है वे उद्योगपति होते हैं, वे अधिक उत्पादन कर लेते हैं अति पूंजी के कारण, और अधिक उत्पादन के कारण वस्तुओं की कीमत कम होने लगती है और कीमत की कमी को क्या कहते हैं? मंदी। और मंदी से बेचारे जो गरीब लोग होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। पूंजीवादी प्रणाली सुदृढ़, मुद्रा के कारण क्या है कि धनी लोग बहुत सारा पैसा जमा कर लेते हैं क्योंकि उद्योग उनके ही होते हैं और वे ही अधिकतम लाभ अर्जित करते हैं, जबकि गरीबों के पास पैसा नहीं होता है। तो धन और संपत्ति की विषमता का मुख्य कारण क्या है? मुद्रा। मुद्रा में कभी कभी क्रय शक्ति का अभाव होता है, यानी जब मुद्रा बहुत अधिक प्रचलन में हो जाती है तो क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य लगभग शून्य हो जाता है। मान लीजिए कि सब लोगों के पास बहुत मुद्रा है तो फिर वस्तु जो है उनकी कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। कभी कभी तो मुद्रा में कोई कीमत नहीं होती। जब महामंदी आई थी 1929 में तो लोग जो है बोरों में भरकर नोट ले जाते थे और जेबों में भरकर सामान लाते थे, क्योंकि मुद्रा की कीमत बहुत कम थी और वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा थी। वो मुद्रा से हम जितनी वस्तु खरीद सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रय शक्ति। जब बहुत ज़्यादा मुद्रा हो जाती है तो हम बहुत अधिक मुद्रा से बहुत कम वस्तुएं खरीद पाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? कभी कभी मुद्रा में क्रय शक्ति का अभाव होता है। मुद्रा सेविका से स्वामी, मुद्रा क्या है? हमारी सेविका है, यानी हमारे जीवन यापन में सहयोग करने वाली सेविका है। इससे हम वस्तुएं खरीद पाते हैं। लेकिन अब मुद्रा जो है वो स्वामी का रूप धारण कर चुकी। लोग मुद्रा को प्राप्त करने के लिए चोरी डकैती कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा ने अब सेविका के स्थान पर स्वामी का रूप धारण कर लिया है। तो आप कोई भी 4 याद कर सकते हैं क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए? सुपरिचयता, मुद्रा ऐसी धातु से बनी होना चाहिए या जिसको कि लोग आसानी से पहचान सकें। जैसे प्लेटिनियम की मुद्रा बनेगी तो प्लेटिनियम कीमती धातु है लेकिन साधारण लोग तो इसे नहीं जानते, तो वे मुद्रा के रूप में इसे स्वीकार नहीं करेंगे। सामान्य स्वीकृति, मुद्रा ऐसे पदार्थ की बनी होना चाहिए
जिसको कि सभी लोगों की स्वीकृति प्राप्त हो, मतलब सभी लोग जिसे सहर्ष स्वीकार कर सकें। वहनीयता, मुद्रा जो है वहनीय होना चाहिए। जैसे नोट जो है वहनीय होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान हमें नोट लाने ले जाने में सुविधा होती है, जबकि सिक्के जो है वहनीय नहीं होते। टिकाऊपन, मुद्रा जो है वो टिकाऊ पदार्थ की बनी होना चाहिए। जैसे धातु के सिक्के टिकाऊ होते हैं, जबकि कागज़ के नोट टिकाऊ नहीं होते हैं। तो 4 ही आपको याद करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। यह जो कथन है यह आपको मुद्रा का महत्व बताता है। मुद्रा का महत्व क्या है? उपभोक्ता, एक उपभोक्ता क्या चाहता है कि उसे कम से कम पैसे खर्च करने पड़े और उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे खर्च करके अधिक वस्तुओं का उपभोग करे, तब उसकी संतुष्टि अधिकतम होगी। अब मुद्रा प्रचलित है, इसलिए वह अपनी मुद्रा को छोटे छोटे भागों में खर्च करके अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। पहले मुद्रा नहीं थी तो यह सुविधा भी उपभोक्ता को प्राप्त नहीं थी। उत्पादक को लाभ, एक उत्पादक क्या चाहता है? उत्पादक यह चाहता है कि उसकी लागत जो है वो किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है एक उत्पादक, तो वो सोचता है कि उसकी लागत जो है वो क्या हो, कम से कम आए, और उसको लागत कम आएगी तो उसका लाभ क्या होगा, अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा। तो उपभोक्ता उत्पादक यह चाहता है कि कम लागत में अधिक उत्पादन हो और अधिक लाभ हो। मुद्रा है तो वो विविध प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, क्योंकि मुद्रा को कई भागों में विभक्त किया जा सकता है और लागत को कम करके लाभ अधिक कमा सकता है। उत्पत्ति के जो साधन हैं उनको पारिश्रमिक भी उत्पादक किस में देता है? मुद्रा में ही भुगतान करता है। पूंजी की गतिशीलता में सहायक, पूंजी की गतिशीलता का अर्थ होता है कि आपके पास जो पूंजी है, पैसा है, आवश्यकता से अधिक, तो आप उसको आज क्या कर सकते हैं, जैसे आप विदिशा में रहते हैं या किसी स्थान पर रहते हैं, आपके पास पूंजी अधिक है तो आप पूंजी दूसरे शहर में या विदेश में भी निवेश करके लाभ कमा सकते हैं। लेकिन जब मुद्रा प्रचलित नहीं थी तो ये सुविधा प्राप्त नहीं थी, तो यह मुद्रा का महत्व है। श्रम विभाजन एवं वितरण में संभव, यदि मान लीजिए कि पहले जब मुद्रा नहीं चलती थी तो जूता बनाने वाला जो व्यक्ति होता था वो पूरा ही जूता बना के बेचता था। आज क्या है कि तलवा कोई और बनाएगा, लेस कोई और बनाएगा, सारी चीज़ें अलग अलग व्यक्तियों को काम करने दिया जाता है और एक व्यक्ति इन सबको जोड़कर फाइनली आपको जूता तैयार करके देता है। तो मुद्रा की चूँकि छोटी छोटी इकाइयाँ हैं तो हम सबको भुगतान कर देते हैं, श्रम विभाजन हो जाता है और उत्पादन शीघ्रता से हो जाता है। पहले मुद्रा प्रचलित नहीं थी तो एक ही व्यक्ति सारा काम करता था, नीरसता के कारण उत्पादन कम होता था। 4 नंबर का है, आपको 4 पॉइंट लिखना है। मुद्रा के कार्य, पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। आप जब कोई वस्तु को खरीदते हो किसी व्यक्ति से तो आप उस वस्तु के बदले में क्या देते हो? मुद्रा देते हो। तो मुद्रा क्या है? वस्तु के विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के माध्यम से आप विनिमय कर सकते हो और कोई भी व्यक्ति आसानी से मुद्रा को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि मुद्रा को सामान्य स्वीकृति होती है। मूल्य का मापक, यानी मान लीजिए कि जब वस्तु विनिमय था तो एक व्यक्ति के पास गाय है और एक व्यक्ति के पास गेहूँ है। अब गेहूँ वाला कह रहा है कि मेरी गेहूँ की कीमत ज़्यादा है, गाय वाला कह रहा है मेरी गाय की कीमत ज़्यादा है। अब विनिमय कैसे हो? अब मुद्रा जो है वो किसी भी वस्तु के मूल्य को माप सकती कि गाय का मूल्य इतना है और जो बोरी है उसका मूल्य इतना है, इसका मतलब गाय का मूल्य अधिक है। हम किसी भी वस्तु के मूल्य को क्या कर सकते हैं? मुद्रा में माप सकते हैं। तो मूल्य के मापन की समस्या को मुद्रा ने हल कर दिया, जैसे 2 रुपये किलो, 5 रुपये लीटर, ऐसे। स्थगित भुगतान, स्थगित भुगतान का अर्थ होता है कि मान लीजिए आज आपने किसी व्यक्ति से एक वस्तु खरीदी, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपने पैसे कहा कि एक लेटर लिख के दे दिया कि मैं ये 6 महीने बाद भुगतान कर दूंगा।
तो आप ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपके पास 6 महीने बाद मुद्रा आ जाएगी। पहले मुद्रा नहीं चलती थी तो कोई भविष्य में भुगतान का वादा भी नहीं कर पाता था। भविष्य में भुगतान को ही क्या बोलते हैं? स्थगित भुगतान। मूल्य संचय। पहले क्या होता था? व्यक्ति को धन एकत्रित करना होता था तो वो घड़ों में धन को एकत्रित करके सिक्के, जो भी कुछ सोने चांदी की चीज़ें होती थी उनको घड़े में रख के गड़ा देता था। तो या फिर कोई गेहूँ चना है सब घड़े में भरकर गड़ा देते थे। कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाते थे। लेकिन आज मुद्रा प्रचलित है तो आप अपने धन को क्या कर सकते हो? बैंक में आसानी से संग्रहित कर सकते हो और सभी प्रकार की जोखिम से भी बच सकते हो। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। पहला, दोहरे संयोग का अभाव। मान लीजिए कि आपके पास गेहूँ है और एक व्यक्ति के पास चावल है। अब आप दोनों जन विनिमय कब कर पाओगे? जब आपके गेहूँ की चावल वाले को ज़रूरत हो और चावल की गेहूँ वाले को ज़रूरत हो। तो ये क्या हो गया? दोहरा संयोग। आज आपके पास मुद्रा है तो आप गेहूँ चावल जो चाहे वो खरीद सकते हो, आपको दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती। विभाजकता का अभाव। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास जो है वो एक गाय है और उसे 1 किलो गेहूँ चाहिए है। अब इसका तो विभाजन हो नहीं सकता। अब वो गेहूँ कैसे खरीदें? ये वस्तु विनिमय की समस्या। लेकिन आज मुद्रा के कारण ये समस्या उत्पन्न नहीं होती है। सर्वमान्य माप का अभाव। 3 नंबर का है, 3 ही करेंगे। आज जो है मुद्रा एक सर्वमान्य मापक है। इसके माध्यम से एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदल लेते हैं। पहले क्या था? सर्वमान्य मापक नहीं था। आप कहते हो कि मेरी वस्तु महंगी है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरी वस्तु महंगी है। अब विनिमय कैसे हो? तो वस्तु विनिमय में ये कठिनाई आती है। वर्तमान युग मुद्रा का युग है, समझाइए। तो ये जो कथन है वो आपको मुद्रा के महत्व को बताता है। मुद्रा का महत्व क्या है? बाजार प्रणाली का आधार। आज आप बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि मुद्रा प्रचलित है। आर्थिक विकास की माप। जिस देश के पास मुद्रा अधिक होती है उसका आर्थिक विकास अधिक माना जाता है। जिसके पास मुद्रा कम होती है उसका आर्थिक विकास कम माना जाता है। निवेश का आधार। आज आप अपने पैसे को बचाकर उसे व्यापार, उद्योग, धंधे, बैंक आदि में निवेशित करते हैं। तो मुद्रा है तो आप निवेश कर पाते हैं, मुद्रा नहीं होती तो आप निवेश नहीं कर पाते। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा अधिक होती है उसकी प्रतिष्ठा अधिक होती है और जिसके पास मुद्रा कम होती है उसकी प्रतिष्ठा भी कम होती है। तो इस प्रकार मुद्रा वर्तमान युग में महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या कहा जाता है कि मुद्रा वर्तमान युग मुद्रा का युग है। मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के उपाय। मुद्रा प्रसार क्या होती है? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होती है तो सब लोग क्या करते हैं? मांग ज़्यादा करते हैं और मांग बढ़ने से कीमतें वस्तुओं की बढ़ जाती हैं। कीमत बढ़ने को ही हम क्या कहेंगे? मुद्रा प्रसार। मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला है सार्वजनिक व्यय में कमी। यदि जो सरकार है वो व्यय कम करे, अगर सरकार जो है वो व्यय कम करेगी, व्यय को कम करने से क्या हो जाएगा कि लोगों के, सरकार व्यय कैसे करेगी? जैसे आपको छात्रवृत्ति ज़्यादा दे दी, सार्वजनिक व्यय में कमी यानी आप पर व्यय कम किया, छात्रवृत्ति कम दी, या जो अनुत्पादक व्यय होते हैं जैसे विवाह आदि में व्यय करती है वो सरकार ने सार्वजनिक व्यय कम किए। अब व्यय कम होंगे तो उससे लोगों के पास मुद्रा कम पहुंचेगी, मुद्रा कम पहुंचेगी तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो कीमत कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। कीमत कम होना यानी मुद्रास्फीति नियंत्रित होना। फिर से देखते हैं, जब सरकार सार्वजनिक व्यय में कमी करती है तो लोगों के पास मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होती है और कीमत कम हो जाती है। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। सरकार जो होती है वो जनता से ऋण लेती है। अगर सरकार ने जनता से ऋण सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। यदि मान लीजिए कि जो सरकार है, देखिए सरकार है, सरकार ने क्या किया? जनता से ऋण ले लिया।
अब जब सरकार जनता से ऋण लेगी तो जनता का जो पैसा होगा वो किसके पास पहुंच जाएगा? सरकार के पास। जब सरकार के पास जनता का पैसा होगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी तो कीमत कम हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। अगला है करों में वृद्धि। यदि सरकार कर बढ़ा दे, कर बढ़ाने का अर्थ जनता का पैसा सरकार के पास गया, यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। मुद्रा की मात्रा कम होने से मांग कम होगी, मांग कम होने से कीमत कम होगी और कीमत कम होने से मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। विमुद्रीकरण के प्रभाव समझाइए। विमुद्रीकरण, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए थे। उससे क्या हुआ? इसका प्रभाव समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। समानांतर अर्थव्यवस्था यानी जो लोग अवैधानिक तरीके से आय कमाते हैं उनको आतंकवादी गतिविधि और अन्य अवैधानिक कृत्यों में लगाते हैं, वे अपनी मुद्रा को बदल नहीं पाए। 500 और 1000 के जो नोट उनके पास थे उनको वो नई मुद्रा से बदल नहीं पाए और उनकी मुद्रा अवैधानिक हो गई। अवैधानिक हो गई तो जो अवैधानिक गतिविधियां थी समानांतर अर्थव्यवस्था द्वारा चलती थी वे भी खत्म हो गई। मौद्रिक आपूर्ति पर प्रभाव। जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए तो अल्प समय के लिए मुद्रा की कमी हो गई, लेकिन दीर्घकाल में फिर पूर्ति क्या हो गई? फिर सामान्य हो गई। विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों पर प्रभाव। चूँकि 500 और 1000 के नोट जब हमारे यहाँ बंद हुए थे तो तुरंत अल्पकाल में क्या हुआ? मुद्रा की पूर्ति कम हो गई और आर्थिक क्रियाओं के संचालन में कठिनाई आने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ? कृषि, उद्योग, सेवा सभी क्षेत्रों में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी और सभी क्रियाएं सामान्य रूप से संचालित होने लगीं। धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा में क्या भिन्नता है? धातु मुद्रा जो धातु की बनी होती है और पत्र मुद्रा जो कागज की बनी होती है। पहला अंतर का आधार है महंगी और सस्ती। धातु मुद्रा सोने चांदी बहुमूल्य धातु की बनी होती है इसलिए यह महंगी होती है। पत्र मुद्रा कागज की बनी होती है इसलिए सस्ती होती है। भारी और हल्की। धातु मुद्रा भारी होती है, धातु भारी होती है इसलिए, और पत्र मुद्रा हल्की होती है, कागज धातु की तुलना में हल्के होते हैं। यथार्थ मूल्य। यदि आप धातु की जो मुद्रा है उसको तोड़ दो तब भी उसका कुछ ना कुछ मूल्य अवश्य होगा, तो धातु मुद्रा का यथार्थ मूल्य होता है। यदि आप कागज़ के जो नोट होते हैं उसको फाड़ दो तो उसका कोई मूल्य होगा नहीं, इसलिए पत्र मुद्रा का कोई यथार्थ मूल्य नहीं होता, यथार्थ मूल्य 0 होता है। मुद्रा पूर्तिकर्ता भारत में कौन कौन है? देखिए, किसी भी देश में जो मुद्रा होती है वो मौद्रिक प्राधिकरण जारी करती है। मुद्रा में क्या आते हैं? करेंसी, नोट और सिक्के आते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। सिक्के कौन जारी करता है? भारत सरकार जारी करती है। तो मौद्रिक प्राधिकरण एक तो रिजर्व बैंक हुई और दूसरी सरकार हुई। इसके अलावा जो व्यापारिक बैंकें होती हैं वो लोगों की जमा रखती हैं, वह भी मुद्रा की पूर्ति में आता है। तो मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? एक तो रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक है और सरकार। व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य बताइए। तो व्यापारिक बैंक का पहला कार्य है जमा को स्वीकार करना। अब आप जब बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो कई प्रकार के खातों में जमा कर सकते हैं, जैसे बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, चालू खाता जो व्यापारी द्वारा खोला जाता है, आवर्ती जमा खाता जिसमें थोड़ी थोड़ी राशि नियत समय में जमा की जाती है, और प्रधानमंत्री जन धन खाता। यानी व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य क्या होता है? जनता की जमा को विभिन्न खातों के माध्यम से स्वीकार करना। दूसरा कार्य है ऋण प्रदान करना। ऋण के बदले में क्या होता है? ग्राहकों को ब्याज दिया जाता है। ऋण प्रदान करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? एक तो ऋण और अग्रिम,
नकद साख, अधिविकर्ष, विनिमय बिलों की कटौती। व्यापारिक बैंक का तीसरा कार्य है अभिकर्ता संबंधी कार्य। आपको ये इतने सारे इसलिए दिए हैं कि ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, आपको 2 लिखना है। केवल चेक और बिल आप जमा कर देते हैं तो उसका संग्रह करके बैंक के आपके खाते में पैसे जमा कर देती है। आप किसी को चेक या बिल देते हैं तो बैंक उसका भुगतान कर देती है। ग्राहक की ओर से कोई भी भुगतान प्राप्त करना हो या भुगतान देना हो, दोनों कार्य बैंक करती है। ये 4 सफिशिएंट है, ये अभिकर्ता संबंधी कार्य। थैंक यू। जोड़ी बनाइए, इसमें थोड़ा करेक्शन है वो देख लीजिए आप। रिजर्व बैंक का वर्जित कार्य जमाओं पर ब्याज देना। रिजर्व बैंक के पास जो भी धनराशि जमा होती है उस पर वह ब्याज नहीं प्रदान करता, वर्जित है ब्याज प्रदान करना। रेपो दर से 0.2 अंक अधिक होती है एमएसई दर। बैंकों का नियमन बैंकिंग अधिनियम 1949 के द्वारा होता है। अधिविकर्ष जो है एक अस्थायी व्यवस्था है। अधिविकर्ष का मतलब है कि जो व्यापारी गण होते हैं वो बैंक में अपनी धनराशि जमा करते हैं, उससे कुछ धनराशि अधिक वो बैंक से निकाल सकते हैं। यह अस्थायी व्यवस्था होती है क्योंकि यह राशि उन्हें जल्दी से जल्दी बैंक को वापस करना होती है। जमा स्वीकार करना यह व्यापारिक बैंकों का कार्य है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापक है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक होती है। व्युत्पन्न निक्षेप, व्युत्पन्न निक्षेप जो है वो साख जमाएं होती हैं। साख जमाएं व्युत्पन्न निक्षेप क्यों होती हैं? यानी जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए, बैंक ने इसमें से 20 रुपये रिजर्व में रखे और 80 रुपये ऋण के रूप में दिए, तो ऋण के रूप में किसी व्यक्ति को नहीं देगी बल्कि खाते में जमा कर देगी। इसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न निक्षेप। और ये व्युत्पन्न निक्षेप ही क्या कहलाती हैं? साख जमाएं कहलाती हैं। नकद निक्षेप, नकद निक्षेप एक स्थायी व्यवस्था है। आप नकद के रूप में जो धनराशि जमा करते हैं वह स्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आती है। स्थायी रूप से बैंक उसका प्रयोग कर पाती है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई और मुद्रा का गौण कार्य मूल्य का हस्तांतरण है। जैसे आप किसी शहर में रह रहे हैं, वहाँ से आपको किसी दूसरे शहर में मकान लेकर रहना है, तो आप इस मकान को बेचकर और पैसे हस्तांतरित करके दूसरे शहर में खरीद सकते। तो हस्तांतरण का कार्य बैंक करेगी और ये मुद्रा का गौण कार्य है।